2008 में अमेरिका टूटा, वॉल स्ट्रीट कांप गया, दुनिया डर गई थी, लेकिन उसी समय एक देश था जो चुपचाप अपनी ताकत बना रहा था। जी हाँ दोस्तों, भारत वो ऐसा देश था जो चुपचाप उस समय अपनी ताकत बना रहा था और आज इतिहास फिर से वही संकेत दे रहा है। एक ऐसा सिग्नल जो कहता है कि कुछ अगले सालों में भारत अमेरिका को भी परफॉर्मेंस में पीछे छोड़ सकता है। और ऐसा हम नहीं बोलते, ऐसा ये डेटा बोलते हैं। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आज के समय में भारत का मार्केट अमेरिका से कहीं ज्यादा बड़ा मौका हो सकता है। और अगर वॉरेन बफेट भी आज नए सिरे से इन्वेस्टमेंट शुरू करते तो शायद उनकी नजर भी भारत पर होती। क्यों? क्योंकि जो डेटा अभी सामने आया है उसने बड़े बड़े निवेशकों को भी सोचने पर मजबूर किया है। लेकिन याद रखिए, यह वीडियो किसी स्टॉक्स को बाय या सेल करने की सलाह नहीं है। हम सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा, वैल्यूएशन ट्रेंड और इकोनॉमिक ग्रोथ और एजुकेशन पर्पस से यह चीज समझ रहे हैं ताकि आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को बेहतर तरीके से समझ सकें। इमेजिन करिए, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एआई बूम, वॉल स्ट्रीट। पिछले कई सालों में अमेरिका का मार्केट दुनिया का सबसे पावरफुल मार्केट माना गया है, लेकिन यूएस स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न भी दिए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका का मार्केट बहुत ज्यादा महंगा हो गया है और भारत अभी भी एक बड़ा मौका बन सकता है। अगर हम भारत की बात करें तो जहां पर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, डिफेंस सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है, टूरिज्म सेक्टर रिकॉर्ड ग्रोथ दिखा रहा है, डिजिटल रिवॉल्यूशन में तेजी आगे से बढ़ रही है, भारत दुनिया की सबसे युवा पॉपुलेशन रखता है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का नया फेवरेट बन चुका है। तो अब सवाल है कि अगर दोनों देश के स्टॉक मार्केट को तराजू पे रखा जाए तो कौन सा देश ज्यादा महंगा है, कौन सा ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे सकता है। रिसर्च रिपोर्ट में एक रेशियो इस्तेमाल हुआ है, S&P 500 और निफ्टी 500 रेशियो। सिंपल लैंग्वेज में हम इसको अगर समझें तो रेशियो जितना ऊपर जाएगा उतना अमेरिका भारत से ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। यानी कि हिस्टोरिकल एवरेज रेशियो जो था वो 0.60 था, लेकिन आज जो रेशियो है वो लगभग 0.86 पर पहुंच चुका है। यानी कि यूएस मार्केट इतिहास के मुकाबले भारत से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है। और यही वो जगह है जहां पर हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब आता है सबसे शॉकिंग डेटा। हिस्ट्री में जब भी ये रेशियो आज जैसे लेवल पर गया है तब अगले एक साल में एवरेज परफॉर्मेंस कैसी रही है। यूएस मार्केट ने एवरेज लगभग 14% फॉरवर्ड परफॉर्मेंस दिखाया है। रिटर्न अच्छे हैं, स्टेबल हैं, लेकिन भारत मार्केट ने उसी सिचुएशन में एवरेज लगभग 30% का फॉरवर्ड परफॉर्मेंस दिखाया है। यस, 30%। मतलब हिस्टोरिकल डेटा यह कह रहा है कि ऐसे वैल्यूएशन लेवल पर भारत ने अमेरिका की तुलना में कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन मार्केट सिर्फ नंबर नहीं होता है, मार्केट इमोशन होता है। जब अमेरिका तेजी से भागता है, दुनिया फोमो में स्टॉक्स यूएस के खरीदती है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो वैल्यूएशन, ग्रोथ पोटेंशियल और लॉन्ग टर्म ट्रेंड को समझते हैं। और शायद इसी वजह से आज ग्लोबल फंड भारत की तरफ बुलिश है, मैन्युफैक्चरिंग थीम एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिफेंस कंपनियों में तेजी से इंटरेस्ट बढ़ रहा है, एफआईआईज और एफडीआईज भारत की तरफ देख रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगले 10 से 15 सालों में भारत की ग्रोथ इसी स्पीड से चलती रही तो आज का समय भविष्य में कैसा दिखेगा? शायद बिल्कुल वैसा ही जैसा 20 साल पहले अमेरिका दिखता था। लेकिन रुकिए, यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि हायर ग्रोथ पोटेंशियल यानी कि हायर वोलेटिलिटी। रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में ऐसे समय पर 13% की गिरावट भी आई है और 100% से ज्यादा की रैली भी आई है। मतलब यह रास्ता आसान नहीं है। भारत आपको तेजी से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है और मार्केट रिस्क भी दिखा सकता है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा धैर्य, रिसर्च और लंबी सोच मांगते हैं। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? जब पूरी दुनिया अमेरिका के पीछे भाग रही हो तब शायद हिस्ट्री क्वाइटली भारत की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन याद रखिए, हर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क भी आता है। इसलिए हमेशा नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करें, इमोशन के साथ नहीं। क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन वहीं होता है जहां बाकी लोग अभी भी पूरी तरीके से बिलीव नहीं करते। और आखिरी में वॉरेन बफेट की एक बात कि द स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। दोस्तों कमेंट करके बताइए, अगर आपको अगले 10 सालों के लिए सिर्फ एक मार्केट चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों?